हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 26 से 29 जून तक होगी मूसलाधार बारिश, जानिए आपके जिले का हाल। झारखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों में 26 जून बुधवार से 29 जून शनिवार तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने किसानों को खास तौर पर इस मूसलाधार बारिश को लेकर फसलों के रख रखाव के लिए परामर्श जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी, कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की भी अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 26 जून को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में मूसलाधार बारिश होगी। 28 जून को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। 29 जून को फिर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ सहित मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। गौरतलब है कि झारखंड में मानसून ने काफ़ी लेट एंट्री ली है। अभी तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। संथाल और कोल्हन में छिटपुट बारिश हुई है। इस बीच गर्मी और उमस ने काफ़ी परेशान किया है। बता दें कि झारखंड में पिछले 2 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसका दुष्प्रभाव कृषि पर पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में हंगामा, पैसे की कमी रहा हार का कारण, मीटिंग में एक एक पैसे का हिसाब देने लगे नेता। पलामू राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ। यह हंगामा पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनता दल पूरे झारखंड में एकमात्र पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी है। पलामू लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को राजद की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पहले यह समीक्षा बैठक रांची में आयोजित की गई थी, बाद में यह पलामू में तय किया गया। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, पार्टी के झारखंड समन्वयक गौतम सागर राणा, पलामू लोकसभा सीट के प्रत्याशी ममता भूइयां, पलामू के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा समेत बड़े राजनीतिक नेता मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, पार्टी के झारखंड समन्वयक गौतम सागर राणा, पलामू लोकसभा सीट से प्रत्याशी ममता भूइयां, पलामू के जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा समेत बड़े राजनीतिक नेता मौजूद रहे। इस बैठक में संबोधन को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और काफी देर तक हंगामा होता रहा। राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में एक बड़े नेता पैसे का हिसाब देना शुरू कर दिया। इसी बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने उन्हें रोका और आगे की बात करने को कहा। नेता फंडिंग से लेकर नेताओं पर हुए खर्च पाई का हिसाब जुड़वाने लगे। इस समीक्षा बैठक के दौरान के राजद नेताओं ने कहा कि प्रत्याशी ने फोन उठाना बंद कर दिया था। पार्टी के नेताओं ने कहा कि हर की समीक्षा होनी चाहिए और निर्णय मजबूत होना चाहिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ खड़े हो। जमीन घोटाले मामले में जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी का समन, छापेमारी में घर से मिले थे 1 करोड़ और 100 कारतूस। राजधानी रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी किया था, जहां से 1 करोड़ नगद और 100 कारतूस बरामद हुए थे। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को तीसरी बार समन जारी किया है। ईडी ने कमलेश को मंगलवार को समन भेजकर कमलेश को 28 जून की सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट के सदस्य शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद कमलेश ईडी के रडार पर आया था। शेखर कुशवाहा और कमलेश के मोबाइल चैट में कई दस्तावेज मिलने के बाद ईडी ने कमलेश को समन भेजा था। बीते शुक्रवार को जब कमलेश ईडी के समन पर एजेंसी नहीं पहुंचा, तब ईडी ने कांके स्थित कमलेश के फ्लैट पर छापेमारी की थी। मौके से तब ईडी को 100 कारतूस 1 करोड़ रुपए मिले थे। इस मामले में कांके थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ईडी के छापेमारी के बाद से ही कमलेश का कोई सुराग नहीं मिला। कमलेश को रांची पुलिस की टीम भी तलाश कर रही है। मंगलवार के दोपहर ईडी अधिकारियों ने कमलेश के घर जाकर परिजनों को एजेंसी का समन थमाया। शनिवार को भी ईडी ने कमलेश को समन भेजा था, लेकिन दूसरे समन पर भी वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। समन में अनुपस्थित रहने पर ईडी कमलेश के खिलाफ आगे और गैर जमानती वारंट ले सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा,
5 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले की दनुआ घाटी को मौत की घाटी क्यों कहा जाने लगा है? वजह यहां आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और उसमें होने वाली मौत के आंकड़े। मंगलवार को एक बार फिर दनुआ घाटी में बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह घटना हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में हुई। इस हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 3 ट्रेलर और 2 कंटेनर शामिल है। इस दौरान 2 कंटेनर खाई में गिर गए, साथ ही 2 गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। वहीं इस घटना के समय एक बाइक कंटेनर के चपेट में आ गई, जिसमें 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 100 गाड़ी के नीचे दबे होने की बात कही जा रही। पुलिस मौके पर बचाव कार्य में जुटी है। बता दें कि घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हैं। दोनों को NHAI के एम्बुलेंस से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साय ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से बचाव कार्य चल रहा। सभी घायलों को उचित इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही नियमानुसार सहायता भी की जाएगी। सीएम चंपई सोरेन ने दिया निर्देश, रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का जल्द तय करें मानक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुक के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करे। हरा राशन कार्ड के लिए नए लाभुक जोड़े जाएं। धोती साड़ी वितरण योजना के तहत दी जाने वाली धोती, लुंगी और साड़ी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुक के चयन का मानक जल्द तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलेंडर देना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सके। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करे। इसके तहत हरा राशन कार्ड जारी करने का जो निर्धारित लक्ष्य है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। नए लाभुक को इस योजना से जोड़ने की दिशा में जल्द कदम उठाया जाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय पर अनुदान के लिए मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना का बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला। ऐसे में इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए लाभुक आगे आए। इसकी गाइडलाइन और स्वरूप में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि यह योजना सार्थक साबित हो। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि गरीबों को मात्र 5 रुपये में एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई दाल भात केंद्र संचालित है। इन दाल भात केंद्रों को सुदृढ़ करने की जरूरत है। साफ सफाई और सुंदर रखने के लिए समुचित कदम उठाएं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इन केंद्रों पर भोजन कर सके। होटवार जेल में बंद जमीन घोटाले का आरोपी इरशाद देगा सहायक आचार्य की परीक्षा, कोर्ट ने दी इजाजत। होटवार जेल में बंद जमीन घोटाले का आरोपी मोहम्मद इरशाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होगा। कोर्ट ने इसके लिए इरशाद को अनुमति दे दी है। बता दें कि इरशाद ने रांची PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में परीक्षा में बैठने के लिए अर्जी दी थी। इरशाद ने अपने एडवोकेट के माध्यम से झारखंड प्राइमरी स्कूल एंट्रेंस आचार्य कंबाइंड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इरशाद सहायक आचार्य की परीक्षा 27 जून को जमशेदपुर के सेंटर में देगा। परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने उसे सुरक्षा के बीच परीक्षा सेंटर तक ले जाने और परीक्षा के बाद वापस होटवार जेल लाने का निर्देश दिया है। इस आशय का आदेश सभी संबंधित अधिकारियों और विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में 16 अप्रैल को इरशाद, विपिन सिंह, प्रिय रंजन साय और JMM नेता अंतु तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई से पहले 15 अप्रैल को जांच एजेंसी ने JMM नेता अंतु तिर्की सहित कई जमीन व्यवसायियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी आरोपी होटवार कारावास में बंद है। इसी मामले में पूर्व CM हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है। जेल में हेमंत से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुलाकात को बताया पूर्व नियोजित, कहा जल्द भरा जाएगा खाली मंत्री पद। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की है। जेल में यह मुलाकात हुई है। उनके इस गुपचुप मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए रहे। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। समय नहीं मिल पाने की वजह से बात नहीं बन पा रही थी। बताया जा
रहा कि वह सुबह 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से ही सीधा होटवार जेल गए थे। सूत्रों की माने तो जेल में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं सरकार में खाली मंत्री पदों को लेकर भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई। जेल में हुई मुलाकात के बाद वे वापस एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जो भी रिक्त पद है उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम से डिटेल्स में बातचीत हुई है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि मंत्री पद को भरने में जरूरत पड़ी तो मंत्री को लेकर भी पार्टी सोच सकती है। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। साथ ही बताया कि हम आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। संकेत देते हुए कहा कि पिछली बार हम 31 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार हमारा फोकस 33 सीटों पर रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से अब चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही बचे हैं। सरकार के अब तक के कांग्रेस कोटे के 4, राजद के 1 और जेएमएम से 5 मंत्री थे, जिसमें से कांग्रेस कोटे के आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार में नियमानुसार 12 मंत्री हो सकते हैं, पर अब तक 12वें मंत्री का पद किसी को नहीं दिया गया है। इस तरह से राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के 2 पद खाली हैं। आज से 6 जुलाई तक झारखंड में आजसू पार्टी का हल्ला बोल इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। आजसू पार्टी आज से यानी 26 जून से 6 जुलाई तक राज्य भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। वहीं 30 जून को हूल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि राज्य के सभी 260 प्रखंडों और 51 नगर इकाइयों में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिजली आपूर्ति की अनियमितता, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी न मिलना, पलायन और मानव तस्करी समेत जनमानस को आ रही अन्य समस्याओं के खिलाफ नगर आयुक्त और विकास प्रखंड पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भगत ने बताया कि हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी राज्यवासियों की आवाज बनेगी। आज सरकारी कार्यालयों में जरूरतमंद लोगों का काम नहीं हो रहा, काम सिर्फ उनका हो रहा जिनके पास पैसे हैं। गरीबों को अपने छोटे से काम के लिए कई दिनों तक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वहीं दूसरी ओर जिनके पास पैसे हैं उनका हर काम आसानी से हो जाता है। अब वो आवास को इन लोगों ने बबुआ आवास बना दिया। इस अराजक व्यवस्था के खिलाफ हम हल्ला बोल करेंगे। कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हूल दिवस पर सभी जिला एवं प्रखंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो व अन्य क्रांतिकारी सपूतों को पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संथाल विद्रोह के महानायकों की संघर्ष गाथा पर प्रकाश डालेंगे। प्रेस वार्ता में केंद्रीय महासचिव विजय साहू तथा वरीय नेता नवीन कुमार भी उपस्थित थे। सीएम चंपई से मिले सेना के कमांडिंग इन चीफ, सिख रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर चर्चा। सीएम चंपई सोरेन से मंगलवार को भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट आदि की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर सलाह दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान मिलेगी। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा कि इस मामले में सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। ज्ञातव्य है कि सेना की इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी में भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सेना भी बड़े स्तर पर अपने योगदान कर सकेगी। खासकर इस राज्य के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए जंगलों और खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण और अन्य माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना में झारखंड के आदिवासी युवा अपनी सेवा देते आ रहे हैं। फौज बहाली में यहाँ के आदिवासियों को और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो, इसमें सेना आदिवासियों को आगे लाने की दिशा में पहल करे। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम को भरोसा दिलाया कि इस दिशा में सेना की स्थानीय जीओसी के माध्यम से आदिवासियों को सेना बहाली के योग्य तैयार करने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य सभी सहयोग किया जाएगा। जेपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन होगा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहली बार ऑनलाइन होगा।
मूल्यांकन कार्य के लिए देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालय के 155 विषय विशेषज्ञों को मूल्यांकन कार्य का जिम्मा दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने 100 कंप्यूटर का अपना लैब भी तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशन में हो रहे विलंब को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा ने पहली बार इसमें बड़ा बदलाव किया है। इस मूल्यांकन कार्य की पूरी मॉनिटरिंग खुद अध्यक्ष डैशबोर्ड के माध्यम से करेगी। मूल्यांकन से पूर्व सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सावधानीपूर्वक स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बारीकी से मूल्यांकन कर अंक दिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता भी आएगी। आयोग ने जुलाई तक इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। मूल्यांकन कार्य में गोपनीयता बरकरार रखने तथा गड़बड़ी की किसी प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए आयोग इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग करेगा। इससे परीक्षक को उत्तर पुस्तिका में नाम या रोल नंबर के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। 200 अंकों के पेपर में जनरल स्टडी, इन्वायरमेंट व टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अलग अलग विषय के विशेषज्ञ करेंगे। कुल 5 सेक्शन के लिए परीक्षक द्वारा एक विषय का मूल्यांकन करने के बाद अगले विषय का मूल्यांकन के लिए स्वतः उत्तर पुस्तिका अगले विषय विशेषज्ञ के पास चली जाएगी। पूर्व में उक्त पेपर में मूल्यांकन के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ के पास बंडल में उत्तर पुस्तिका भेजी जाती थी। कई विषय के विशेषज्ञ या फिर मूल्यांकन में देरी करने से रिजल्ट प्रभावित होता था। 11वीं, 12वीं, 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 24 जून को समाप्त हो गई। इसके लिए रांची में 342 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 7011 अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ केस दर्ज, झामुमो को भी नोटिस जारी। झामुमो के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम को निर्दलीय चुनाव लड़ना भारी पड़ गया। उनके खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बल का मामला दर्ज कर लिया गया है। झामुमो को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। दरअसल शिबू सोरेन ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दल बल का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को अपना पक्ष रखने के लिए 5 जुलाई तक समय दिया गया है। इस तारीख के भीतर दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद केस की सुनवाई स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी। साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में लोबिन झामुमो के सिंबल पर निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इस वजह से लोबिन को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। नीट पेपर लीक मामला, आरोपियों की जमानत पर 2 जुलाई को होगी सुनवाई। संजीव पर 15 जुलाई को हियरिंग। पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को नीट पेपर लीक में एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दे। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। वहीं मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की अग्रिम बेल पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके पहले वह सुनवाई 21 जून को हुई थी। उस दिन कोर्ट के केस डायरी पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई का डेट 25 जून दिया था। इधर सीबीआई के बड़े अधिकारी पटना में आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस पहुंचे हैं, जहां ईओयू के एडीजे के साथ मीटिंग हो रही है। नीट पेपर लीक केस को सीबीआई ने कल ही टेक ओवर किया है। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत चल रही। इससे पहले मंगलवार सुबह पटना एसएसपी राजीव मिश्रा पटना में सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां पर सीबीआई के अधिकारियों के साथ मामले को लेकर मीटिंग हुई। बिहार में ईओयू की जांच में कई खुलासे हुए हैं। जांच में यह बात सामने आई कि बैंक से सेंटर पहुंचने के दौरान पेपर लीक किया गया। उसके बाद झारखंड में सॉल्व कराकर कई राज्यों में भेजा गया। यही नहीं, जिस ओएसिस स्कूल में पर्चा लीक होने की बात सामने आई थी, वहां भी खुद खुलने वाले डिजिटल लॉक को कटर से काटकर खोला गया था। जांच एजेंसी को शक है कि लॉकर को पहले ही खोल दिया गया था, जिसकी वजह से उसे काटना पड़ा। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत नए मतदाता जोड़े जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कुछ दिन पहले ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक की उम्र, दिव्यांग, आश्रय गृह में रहने वाले को मतदाता बनाने के लिए अलग अलग दिन अभियान चलेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान नए मतदाता जोड़ने का तरीका है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई की आहर्ता तिथि मानकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने का काम किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई
फोटो की गुणवत्ता में सुधार करने या बदलवाने के आवेदन देना चाहे तो वे दे सकते हैं। अभियान के समय डुप्लीकेट व मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना भी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जुलाई को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दावा का निराकरण का काम शुरू होगा। 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वहीं 2 अगस्त को थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर के निबंधन के लिए अभियान चलाया जाएगा। गढ़वा में हाथियों का उत्पात, चट करके राशन दुकान का चावल, डीलर को मार डाला। झारखंड में हाथियों के झुंड ने एक राशन दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान में रखे चावल खा गए और पीडीएस डीलर को पटक कर कुचल दिया। घटना गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र की है। भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव में पीताम्बर सिंह के 42 वर्षीय पुत्र महरू सिंह राशन दुकान पर सो रहे थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने पहले दुकान में रखे चावल खा गए और उसके बाद एक हाथी ने राशन डीलर साहब व्यास महरू सिंह को पहले उठाकर पटक दिया, फिर कुचल डाला। पर्रो गांव के राशन डीलर को जिस समय हाथियों ने कुचला उस समय उसकी पत्नी भी वहीं थी। पत्नी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। अनंतपुर में लोगों ने महरू सिंह को इलाज के लिए भंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए उन्हें पलामू के डाल्टनगंज स्थित सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महरू सिंह की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन पहले डीलर ने भंडरिया से राशन का उठाव किया था। उसे राशन दुकान में रखा था। लाभुक के बीच इस महीने के राशन का वितरण नहीं हुआ था। ग्रामीण ने यह भी बताया कि डीलर ने कहा था कि मंगलवार को वह राशन का वितरण करेंगे। राशन वितरण के एक दिन पहले ही सोमवार की रात को हाथियों ने राशन दुकान में पहुंचकर सारा चावल खा लिया। राशन डीलर को भी पटक पटक कर मार डाला। घटना के बाद वनपाल ललन कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। हाथियों के हमले में हुए नुकसान के लिए सरकार ने मुआवजा की नीति बनाई है। इसके तहत वन विभाग के अफसर घटनास्थल का दौरा करेंगे, वहां नुकसान का जायजा लेंगे और मुआवजा की राशि तय करेंगे। टाटा नगर से होकर चलने वाली कई ट्रेनें 8 जुलाई तक रहेगी रद्द। साउथ ईस्टर्न रेलवे अंतर्गत खड़गपुर रेल मंडल क्षेत्र में विकास कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जिसमें टाटा नगर स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेन प्रभावित होगी। ऐसे में यात्रियों को 29 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेन भी रद्द रहेगी। ऐसे में यात्रियों को 29 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेन भी रद्द किए गए हैं, जिनमें टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस के अलावा कई ट्रेन शामिल है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षक राहुल और पूजा हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की मांग। शिक्षक राहुल और पूजा हत्याकांड के विरोध में इचाक में कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि इस हत्याकांड में शामिल बाप बेटे समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्याकांड में मृतक राहुल के पिता ईश्वर मेहता के वाहन चालक विकास सोनी को पुलिस ने छोड़ दिया है। विकास सोनी को छोड़े जाने और हत्याकांड की जाँच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कुरहा गाँव के हजारों महिला पुरुष सड़क पर उतरे। ग्रामीणों ने पुलिस पर चालक विकास सोनी को गलत तरीके से छोड़े जाने का आरोप लगाया। ग्रामीण ने कहा कि विकास सोनी ने हत्या से पूर्व 2 लाख रुपए ईश्वर मेहता के घर से लाया था। यह बात खुद ईश्वर मेहता की पत्नी ने कही। सबसे पहले गिरफ्तारी विकास सोनी की हुई थी। उसी की निशानदेही पर बाकी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ईश्वर मेहता के करीबी माने जाने वाले चालक विकास सोनी के शरीर पर खरोंच की सूचना है। इस तरह वे हत्याकांड में संदिग्ध है। कहा कि खरोंच पूजा और राहुल की हत्या के दौरान लगा हो सकता है। ऐसी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा सामने आई है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हत्या से पूर्व शमशान घाट में लकड़ी पहुंचाने का काम भी विकास सोनी ने किया। ऐसी हालत में विकास को पुलिस ने किस आधार पर छोड़ दिया है। इसके विरोध में गांव वालों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। लोगों ने विकास सोनी को गिरफ्तार करो, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, मामले की जांच सीबीआई से इत्यादि के नारे लगाए गए। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। वहीं कुरहा पंचायत के राकेश मेहता व अन्य लोगों ने कहा कि यह पंचायत में अब तक की सबसे बड़ी घटना है। विकास सोनी को छोड़े जाने पर ग्रामीण बहुत गुस्सा है। अगर मामले की जांच सीबीआई से नहीं होती है तो इचाक बंद का आयोजन होगा। साथ ही NH-33 पर विरोध किया जाएगा। आदर्श युवा संगठन के युवा नेता गौतम कुमार ने हत्याकांड में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर और जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने इचाक बाजार में कैंडल मार्च निकालकर पूजा और राहुल की आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। 10 वर्षीय बच्ची के साथ नाबालिग ने किया दुष्कर्म। साप्ताहिक बाजार से लौट रही थी।
गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। दुष्कर्म का आरोप गांव के 17 वर्षीय एक नाबालिग पर लगा है। इस मामले में मामला दर्ज होने के बाद 17 वर्षीय आरोपी नाबालिग को बिशुनपुर पुलिस के द्वारा निरुद्ध करते हुए सोमवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को बच्ची अपने माता पिता के साथ साप्ताहिक हाट बाजार गई हुई थी। पीड़िता के माता पिता हाट में छोटी सी दुकान लगाते हैं। इस बीच शाम हो रही थी तो मां ने बकरी को घर के अंदर करने के लिए अपनी बच्ची को भेजा। बच्ची जब खेत के रास्ते घर जा रही थी तभी लड़के ने उसे दबोचा और खींचकर झाड़ी की तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां लोग पहुंचे तो आरोपी भागने लगा, जिसे पकड़कर गांव के लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर बिशुनपुर थानेदार उद्देश्वर पाल ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। हजारीबाग में प्रश्न पत्र ले जाने में भारी लापरवाही, कुरियर ऑफिस से बैंक तक टोटो से ढोए गए थे पेपर। हजारीबाग में कुरियर संस्था ने नीट यूजी के प्रश्न पत्र के बक्से को भाड़े की ई रिक्शा से SBI हजारीबाग भेजा गया था। EOU की पूछताछ में हजारीबाग में ब्लू डार्ट कुरियर के कर्मचारियों ने बताया कि 3 मई 2024 को रांची से हजारीबाग प्रश्न पत्र के बक्से कुरियर नेटवर्क की किसी गाड़ी से आए थे। नेटवर्क वाहन में कुरियर सर्विस के अन्य सामान भी थे। उसी गाड़ी से प्रश्न पत्र का बक्सा हजारीबाग आया था। प्रश्न पत्र का बक्सा लाने वाली नेटवर्क कंपनी की गाड़ी को सिर्फ एक चालक लेकर हजारीबाग पहुंचा था। वाहन की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। EOU की टीम ने हजारीबाग में 21 जून को जांच के दौरान पाया था कि प्रश्न पत्र के बक्से 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस द्वारा SBI बैंक हजारीबाग पहुंचाया गया था। हजारीबाग OSS स्कूल के प्राचार्य सह NTSCT के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र OSS स्कूल से लीक नहीं हुआ है। OSS स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर एहसान उल हक ने कहा कि 4 मई की रात पटना के खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में 35 से 40 छात्राओं को रखकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। गढ़वा सदर अस्पताल में लापरवाही के खिलाफ JMM ने DC को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा सदर अस्पताल में लापरवाही के खिलाफ JMM प्रतिनिधिमंडल ने DC को ज्ञापन सौंपा है। कहा कि सदर अस्पताल में लापरवाही का जबरदस्त आलम बना हुआ है। यहां आए दिन लगातार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत करते हुए प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आवेदन सौंपने वालों में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर आदि के नाम शामिल है। DC को सौंपे के आवेदन में कहा गया कि सदर अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही। गत सोमवार की संध्या पचपड़वा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके शव को सदर हॉस्पिटल लाया गया था। इस दौरान यहां कोई भी कर्मी, प्रबंधक या चिकित्सक सहयोग के लिए मौजूद नहीं थे। वास्तविक जानकारी के लिए रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक CCTV की जाँच कराई जा सकती है। आवेदन में कहा गया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सक्रियता के साथ सजग होकर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का लापरवाह रवैया सोच से परे है। रिम्स में इलाज के दौरान लाइनमैन की मौत बिजली के खंभे से गिर गया था। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के योगीडीह पंचायत के ग्राम घुज्जी गांव निवासी आनंद कुमार रंजन के 28 वर्षीय पुत्र शशिकांत कुमार रंजन की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शशिकांत बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करता था, जो बीते गुरुवार को बिजली के तार ठीक करने के लिए सलेमपुर गाँव गया हुआ था। यहाँ काम करने के दौरान पोल पर से गिर जाने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आ गई थी। सूचना मिलने पर शशिकांत के परिजन उसे अनंतपुर में रानीगंज ले जाकर इलाज कराया। शशिकांत को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। यहां घायल का इलाज चल रहा था कि उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में योगीडीह पंचायत के मुखिया वीरेंद्र यादव ने बताया कि शशिकांत करीब 5 सालों से बिजली विभाग में काम कर रहा था, लेकिन इसकी मौत के बाद कोई भी विभाग के कर्मी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे। मुखिया ने बिजली विभाग के प्रति नाराजगी, मौत की खबर से पूरे प्रखंड में मातम छा गया। शशिकांत परिवार का इकलौता बेटा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।